नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है अपना बीएससीसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बिहार का उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और उस प्रिपरेशन को शुरू करना है तो किस टॉपिक से करना है, किस सब्जेक्ट से करना है, तो आप सभी देख सकते हैं ये आपके सामने ऑफिशियल सिलेबस है, नोटिफिकेशन है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इसे जारी किया है। तो इसका खंड क जो है सामान्य अध्ययन, उसे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी जानकारी होगा सब आपकी स्क्रीन पे रहेगा। बस आपने उसे रटना है, समझना है और याद करते हुए चलना है। तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जनरल स्टडीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, लॉर्ड कर्जन की सर्वाधिक विरोधी नीति कौन सी थी? आपको बताना है लॉर्ड कर्जन की सर्वाधिक विरोधी नीति कौन सी थी। ठीक है, ऐसे सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से ही होते हैं। आप अगर बोलिएगा तो हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर देंगे। इंग्लिश में क्या है तो द मोस्ट अपोज्ड पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन वाज द। ऑप्शन आपके सामने है 4। यहाँ पे है पार्टीशन ऑफ बंगाल, आर्मी रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म, एंशिएंट मोनूमेंट्स एक्ट। तो कौन सा इसमें से उसका विरोधी नीति था वो आपको बताना है लॉर्ड कर्जन द्वारा। ये जब भारत गुलाम था तो उस वक्त ये लोग ब्रांड एम्बेसडर इंग्लैंड के लॉर्ड कहा जाने वाले थे। तो समझ सकते हैं उन लोगों का कुछ न कुछ नीति बनाई होगी भारत को कब्जा करने के लिए, उस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए। तो कौन सा नीति है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। इसका राइट आंसर है बंगाल विभाजन। बंगाल का पार्टीशन करना ये लॉर्ड कर्जन का सबसे सर्वाधिक विरोधी नीति था। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए क्यों ये विरोधी नीति था। तो 1905 में क्या हुआ था, पहले बंगाल अविभाजित था, डिवाइडेड नहीं था, लेकिन उसे विभाजित करने का कार्य जो था वो लॉर्ड कर्जन ने किया था, जिसलिए उनको बहुत सारा उसे आलोचनात्मक कार्यों में से उसका एक था, आलोचना उसे झेलनी पड़ी थी। अब कब किया था तो 1905 में किया था। ये आपको पता चल गया किसने किया था बंगाल का विभाजन, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। अब देख लीजिए आपको ये भी जानकारी यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपके सेना 1902 में लॉर्ड की क्या है किचनर प्रधान सेनापति के रूप में भारत आया था और सेना में बहुत आवश्यक सुधार किए, जैसे बंदूक, बारूद, राइफल बनाने के लिए भारत के कारखाने स्थापित किए थे। न्यायपालिका के बारे में बताया गया है कि कलकत्ता के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि किया गया था। स्मारक अधिनियम 1904 में आपको क्या बताया गया है कि एक निर्देशक के अधीन एक पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। ऐसे ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और संरक्षण की जिम्मेवारी सौंपी गई। विभिन्न क्षेत्रों में सुधार आपके सामने हैं। अब देखिए आपको और जानकारी क्या है तो 1899 में भारत के वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। किसे? तो लॉर्ड कर्जन को। तो लॉर्ड कर्जन के सारे जानकारी तो आपके सामने है। देखिए उन्हें 11 जनवरी 1859 से 20 मार्च 1925 तक क्या था इसका जिंदा रहा, इसका जीवनी है जन्म मृत्यु। और 1899 में भारत का वाइसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन को नियुक्त किया गया। अब लॉर्ड कर्जन का पूरा नाम क्या है तो इसका नाम जो असली नाम है जॉर्ज नाथिनियल कर्जन और केडलस्टन के प्रथम मार्केस कर्जन, ये उसका पूर्णतः नाम है। शॉर्टकट में उसे आमतौर पे लॉर्ड कर्जन कहा जाता है। तो चलिए प्यारे साथियों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप लोग ये याद रखिए कि लॉर्ड कर्जन जो था वो बंगाल का विभाजन किया था, उसके सबसे विरोधी नीतियों में से एक कहा जाता है।
अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपियन कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपियन कौन थे। फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाली, स्पेन के लोग, तो उसको स्पेनिश बोलते हैं। 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। आपको पता होगा कि भारत का खोज किसने किया था, तो उससे रिलेटेड वो कौन देश का था, तो पुर्तगाली देश का था। ठीक है, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम यहाँ पे ज़रूर बताया गया होगा। कालीकट में वो पहुँचा था, वास्को डी गामा पहुँचा था। ठीक है, उसका स्वागत किसने किया, तो केरल के राजा थे राजकुमार हेनरी। ठीक है, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी नहीं, ये पुर्तगाल के राजकुमार है, जिन्हें आमतौर पर नेविगेटर के रूप में जाना जाता है। ने अपने देशवासियों को दुनिया के अज्ञात क्षेत्रों को खोज करने की साहसिक जीवन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वहाँ के राजकुमार पुर्तगाल के हेनरी था। वो कहा कि तुम लोग जाओ, दुनिया को खोज करो। पहले तो हम लोग, इंटरनेट का ज़माना नहीं था, ठीक है, टीवी इत्यादि चीज़ें नहीं था। सब लोग तो एक न्यू मतलब रहस्यमय तरीका था कि दुनिया गोल है क्या है इत्यादि चीज़, तो वो लोग खोज करने के लिए निकल पड़े। तो भारत का खोज इसने किया और उसी वक्त इन लोगों ने भारत को नाम दिया इंडियन। एक गाली के दौर पे वो लोग ख़राब मानता है, लेकिन यहाँ पे जब उसने देखा कि बहुत सारे व्यापार की संभावना है, इससे मसाले का उपयोग करके वो लोग बहुत लाभ कमा सकते हैं, तो लोग धीरे धीरे भारत में आ गए और भारत को कब्जा करने लगा। कंपनी आई थी और धीरे धीरे अपना सैनिक रखने लगा और धीरे धीरे यहाँ के भारत के राजाओं को लड़वाया और भारत पे शासन किया। प्यारे साथियों, अब यहाँ पे कुछ और जानकारी क्या है, तो जानकारी ये है कि भारत के राजाओं को उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। लेकिन यहाँ पे आपको पता होगा कि मुसलमानों का शासक था, तो इसलिए मुसलमानों के शासक में ज़्यादा हिंदुओं का प्रताड़ना शामिल था। ऐसे अंग्रेज आए तो मुसलमानों को भी प्रताड़ित किया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया, कोई बात नहीं। लेकिन मुसलमान क्या करते थे, तो हिंदुओं को जैसे मन वैसे उपयोग किया करते थे। भारत में मुसलमानों की संख्या देख रहे हैं, वो सारे लोग कन्वर्टेड है। मान लीजिए औरंगजेब, बाबर ये लोग आए तो अपना परिवार लेके नहीं आए होंगे 1000, 2000, 5000 लोगों के साथ, लेकिन आज लाखों करोड़ों में 18 करोड़ आबादी, 30 करोड़ आबादी आप देख रहे हैं, तो सारे लोग कन्वर्टेड है। किसने किया, तो यही लुटेरों ने कन्वर्ट किया, अरब के लुटेरों ने। वरना भारत का जो DNA है वो हिंदुत्व प्रधान देश है। प्यारे साथियों, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का शासन मेरे नज़र में ठीक है मुसलमानों के शासक काल से। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ने क्या किया, भारत में कानून व्यवस्था लाया। जैसे भगत सिंह को पकड़ा तो उसको डायरेक्ट फांसी पे नहीं चढ़ाया, उसके लिए उसने न्याय प्रणाली क्यों हो कर के गुजारा। उनका महीनों 6 महीनों तक क्या चला, सुनवाई चला कोर्ट अदालत में। हाँ, ये बात अलग है कि वो लोग का जैसा मन होता था वैसा ही निर्णय दिलवा देता था, लेकिन उसे एक मीडियम से तो होकर गुजरना पड़ता था। जैसे कि कोर्ट में जाना है, वकील को सुनवाई होगी, लेकिन वही अगर किसी मुसलमान राजाओं को किसी को मारना है तो क्या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? नहीं, जिसे मन किया उसे उठा लेंगे, उसे मार देंगे। जिसे मन किया उसके बहन बेटियों के घर में लूट-पोट क्या क्या, उन लोग का एक ऐसा चलता था ना, राक्षस प्रवृत्ति वो होता था। ठीक है, जैसे रावण की क्या क्या आप लोग देखते होंगे, जिससे मन किया उस सुंदर लड़कियों को उससे संबंध बना लिया, बलात्कार कर दिया, उसके हरम होता था, वो लोग का एक सेक्स स्लैब होता था। तो उससे बेहतर था क्या, अंग्रेज़ों का शासन, मेरा मानना है। अब आप लोग को उस प्रकार से अपना सोच रखिए। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे सारा जानकारी सामने है। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुछ। अगला क्वेश्चन क्या है, इलाहाबाद शिलालेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? इलाहाबाद शिलालेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? आपके सामने ऑप्शन है चंद्रगुप्त
द्वितीय, हरिगुप्त, समुद्रगुप्त, विनयगुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जी थे, वही थे इलाहाबाद शिलालेख का संबंध किस गुप्त शासक से था? तो समुद्रगुप्त से था। इलाहाबाद स्तंभ देखिए, इसका शिलालेख या प्रयास प्रशस्ति की रचना की गई थी। समुद्रगुप्त की दरबारी और कवि और मंत्री हरिसेना ने किया था। इलाहाबाद स्तंभ का शिलालेख किया था, बनवाया था। ठीक है, यह स्तंभ एक अशोक स्तंभ था जिसे अशोक ने उससे 6 शताब्दी पहले बनाया था। यह शिलालेख समुद्रगुप्त का स्तवन है। समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का उल्लेख करता है। समुद्रगुप्त के बारे में जान लीजिए। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य एक मौर्य वंश के हैं, तो वो आपके ईसा पूर्व 330 ईसा पूर्व के हैं, जब सिकंदर सेल्यूकस भारत पे आक्रमण करता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य दूसरे हुए, और ये समुद्रगुप्त है, ये गुप्त वंश का है। और वो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, अशोक थे या फिर बिंबिसार था, वो थे क्या? मौर्य वंश के थे। ये है गुप्त वंश के, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय इत्यादि चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। यहाँ पे आपके सामने क्या है? विक्रमादित्य जो भी जानकारी है आप लोग इससे देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन था? तो इसका लेखक डैश था, आपको बताना है। अबुल फजल शाह आलम, फिरोदौसी, अबुल फजल तानसेन। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। अबुल फजल ही था जो अकबरनामा का लेखक था, और इसका लेखक मान लीजिए अकबर ही था। अकबर ही जैसा चाहता था वैसा ही लिखवा देता था। इसका आधिकारिक इतिहास अकबरनामा। तीसरे मुगल सम्राट, आपको तो याद होगा, बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर के बाद कौन आता है? तो अकबर के बाद आपका आता है जहांगीर, शाहजहाँ। सबसे खतरनाक जो हुआ था वो औरंगजेब हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग को पता ही होता है। तो ऐसे कई सारे लोगों का मत है कि अकबर, बाबर, इस सब के बारे में जानकर लोगों क्या करेंगे? जानना है तो हमारे वीर बलिदानियों के बारे में जाने, लुटेरों का बाप दादा का नाम जानकर क्या करें? लेकिन अब सिलेबस में दे दिया है तो हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, तो पढ़िए, बट इसको उतना महत्व नहीं देना है। हाँ, पढ़ना है तो इतिहास को जानिए कि हम लोगों ने क्या गलती किया था, कैसे हम लोग क्या गलतियों के कारण अकबर बाबर भारत में घुस पाए, अत्याचार कर पाए। तो ये सब चीज़ को आप अपने पूरे चीज़ों को, अच्छे चीज़ों को भी पढ़ा कीजिए। अब इसके रिलेटेड देख लीजिए, अकबरनामा जो है अकबर का 3 खंडों का इतिहास है। अब इसको क्या 3 खंड में आईना ए अकबरी कहा जाता है, इस तीनों खंडों को। और अकबरनामा का पुस्तक के लेखक अबुल फजल थे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? भारत संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर आप लोग बताने का कष्ट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इन्होंने ही संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे अध्यक्ष पद के लिए। ओके, और यहाँ पे अब उनके बारे में जानकारी देख लीजिए। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जानकारी क्या है? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। उन्हें संविधान सभा के HC मुखर्जी थे, वो उपाध्यक्ष भी नियुक्त हुए थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार का नाम क्या था? तो BN राव था। अब 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान था उसे अपनाया गया था, उससे पहले बन के तैयार हो गया था और 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। जी हाँ, परफेक्ट है। और
मान लीजिए 26 जनवरी संविधान को अपना लिया गया था और हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, तो 26 जनवरी 1950 से मनाते हैं। अब भीमराव अंबेडकर जी थे, वो क्या थे, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। ओके, जीवी मालवांकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर जी। अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का गठन किया गया था किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया था। कैबिनेट मिशन के जो भी लोग थे, मेंबर थे, उन्होंने सिफारिश किया तो संविधान सभा का गठन हुआ। जुलाई 1946 में सिफारिश किया गया था। अब क्या है, कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के रूप में श्री राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के साथ कार्य किया। राजेंद्र प्रसाद ने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति रहे। उन्होंने कुल 12 वर्ष तक शासन किया। आजकल क्या होता है कि मोदी जी क्या करते हैं, पहले तो आपके प्रणब मुखर्जी थे तो कांग्रेस के कार्यकाल में ही थे, उसके बाद आपके रामनाथ कोविंद, फिर द्रौपदी मुर्मू जी आ गए। यहाँ पे योग्यता को नहीं देखा जाता है। भारत में बहुत ही दुखद है, परंतु ये कहना सही ही होगा क्योंकि सत्य है। राष्ट्रपति का उपयोग ये लोग राजनीतिक फ़ायदे के लिए उठाते हैं, वरना जो भारत के क्या थे, आदिवासी समाज की थी द्रौपदी मुर्मू जी, बहुत अच्छी बात है। उनको राष्ट्रपति क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया ताकि जो भी आदिवासी समाज या फिर निम्न वर्ग के लोग आते हैं, से सारे हिंदू को एक समान हमारा मानना है, आपका भी मानना होना चाहिए। लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनका वोट लेने के लिए अयोग्य व्यक्ति को भी राष्ट्रपति बना दो, क्योंकि वो काम तो करेंगे प्रधानमंत्री या फिर जो भी शासित पार्टी है उसके रिमोट के अनुसार, ठीक है। उनका तो कार्य कोई रहा नहीं राष्ट्रपति का। जो भी संसद से बिल पास होगा उसको मुहर मार दीजिए। अगर राष्ट्रपति कहा, प्रधानमंत्री कहा तो देश में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। वरना मान लीजिए इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया तो उस वक्त के जो भी राष्ट्रपति होंगे उनका मन नहीं था, लेकिन उन्होंने मजबूरन लगा दिया क्योंकि रिमोट कंट्रोल, ठीक है। अब देख लीजिए जो भी जानकारी है आपको मैंने बताया। क्वेश्चन एक बार आप फिर से देख लीजिए। भारत की संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन, AR रहमान को 2009 में निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए एकेडमिक प्राइज मिला, अकादमी पुरस्कार दिया गया। AR रहमान को 2009 में किस फिल्म के लिए, व्हिच ऑफ द फिल्म के लिए उन्हें एकेडमिक पुरस्कार दिया गया। लगान, स्लम डॉग मिलियनेयर, रोजा, बॉम्बे ड्रीम्स। इसका उच्चारण आप लोग देख लीजिए, जो भी है क्या है, स्लम डॉग मिलियनेयर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्लम डॉग मिलियनेयर। इसको इंग्लिश में करते हैं ताकि उच्चारण हो सके तो मैं सही से कर पाऊँ। स्लम डॉग मिलियनेयर, ठीक है। ये रहा। AR रहमान को एकेडमिक अवार्ड रिसीव किया गया, प्रदान किया गया किस मूवी के लिए, तो इस वाले मूवी के लिए। जानकारी आपके सामने है, इससे रिलेटेड देख सकते हैं। अब देखिए क्या है, तो उनको 2 एकेडमिक अवार्ड दिया गया था 2009 में। डैनी बॉयल्स स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए, और तो उनको एक अवार्ड दिया गया था बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए जय हो। इस वाले फिल्म के बहुत ही अच्छा गाना था जय हो आपने सुना होगा। आप अपने दिमाग में उस टून को कल्पना कर पा रहे हैं, गुनगुना पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जय हो करके बेहतरीन गाना है, तो इसलिए AR रहमान को अवार्ड दिया गया था। ऑस्कर भी मिला था। तो ये 2 ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं। अब रोजा के बारे में जो ऑप्शन है ना, वो देख लीजिए रोजा के बारे में क्या बताया गया है। रोजा के बारे में प्यारे साथियों बताया गया है कि रोजा को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। बॉम्बे ड्रीम्स को 2004 की एक स्वीडिश हास्य फिल्म है, इसलिए
हास्य फिल्म है। बॉम्बे ड्रीम्स के बारे में जानकारी मैंने आपको बताया। नॉर्दिन किर्सेन ने गाफा के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार 2005 का पुरस्कार जीता। नॉर्दिन क्रिसोन ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी गाफा ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2005 का पुरस्कार जीता। जर्मन अभिनेता एमिल जेंसिंग्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग इससे रिलेटेड सारा जानकारी मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बागानी फसल नहीं है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बागानी फसल? ठीक है, बागानी फसल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आपको चलिए बता देते हैं, समय लगेगा बट हम लोग पढ़ाई करेंगे मनोरंजन लेकर के, हंसी खेलते हुए। तो क्या है बागानी फसल? यानी कि प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। कौन इसमें से नहीं है? राइस, कोकोआ, कॉटन, पाइनएप्पल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राइस। राइस जो है वो बागानी फसल नहीं है। क्यों नहीं है प्यारे साथियों? तो इसलिए नहीं है क्योंकि यह मतलब किसी भी क्या होता है, जंगल के खेतों में उगाई जाने वाली फसल नहीं है। ठीक है, चावल तो हम लोग अपने जलोढ़ मिट्टी में, उपजाऊ मिट्टी में उपजाते हैं, तो इसलिए बागानी फसल जो है वो कृत्रिम रूप से बनाए गए जंगलों या खेतों में उगाई जाती है। तो चावल जो है बागानी फसल में नहीं गिना जाता है। ज़्यादातर नकद या निर्यात आधारित बोला जाता है बागानी फसल के संभावना जो होती है। देखिए, बागानी फसल जो है वो वाणिज्यिक फसल के समूह में के रूप में परिभाषित किया जाता है जो प्रकृति के 12 मासी होते हैं। बागानी फसल जो होता है कि साल में किसी भी महीने में आप रोप दीजिए, फल फूलेगा, आपको उससे प्रोडक्ट जो है, आउटपुट जो है वो मिलेगा। लेकिन ये जो राइस जो है वो क्या है, वो तो एक निश्चित सीजन में उगता है। जैसे आप कह लीजिए मई जून में उसका चावल रोपा जाता है और अक्टूबर तक उसको हम लोग, नवंबर आते आते तक उसको हम लोग काम तमाम कर देते हैं। ठीक है, बरसात के मौसम में चावल को रोपा जाता है ना। तो बागानी फसल जो है 12 मासी उपजाया जा सकता है। कपास हो गया, कोको हो गया, अनानास हो गया, ऑल ऑफ डे, साल में कभी भी इससे आप फल ले सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट चीज़ें देख लीजिए। बागानी फसल के उदाहरण क्या है? जैसे नारियल, सुपारी, ताड़ का तेल, कोको, काजू, चाय, कॉफ़ी, रबर इत्यादि चीज़ें शामिल है बागानी फसलों में। अब आप लोग कहिएगा खरीफ फसल क्या होता है? फसल की बात आया है तो उसकी जानकारी तो हम लोग देंगे ही आपको। फसल के प्रकार क्या होता है? एक होता है खरीफ फसलें, तो ये जून जुलाई में उगाई जाती है। जैसे चावल, कपास, ये जो है ना चावल, वो आपका खरीफ फसल का उदाहरण था, बागानी फसल का नहीं। अब रबी फसल अक्टूबर से नवंबर में उगाई जाती है। जैसे गेहूँ, देखिए अक्टूबर तो अभी चल ही रहा है, धान तो अभी कटाया नहीं है, तो मान लेते हैं नवंबर में उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं। गेहूँ, आलू इत्यादि चीज़ों को हम लोग ठंड के मौसम में रोपते हैं, उगाते हैं। अब देखिए जायद की फसलें ये क्या होती है? तो मार्च जून के बीच उगाई जाती है। जैसे में खीरा, कद्दू, बैगन, फूलगोभी। ठीक है, 2-3 चीज़ मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। तो जो भी आप लोग जो सब्जी वाला चीज़ जो होता है आप लोग खाते पीते हैं, आपकी दिनचर्या में आता है, उसे जायद फसलें बोली जाती है। मार्च जून में उपजाई जाने वाले फसलों को जायद फसल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सबसे पहले भारत आया था? जो भी इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं विदेशी यात्री है सभी, उसमें से कौन भारत सबसे पहले आया था? फाहियान, अल मसूदी, हिंगसांग, इब्न बतूता। फाहियान जो है वो सबसे पहले भारत आए थे और यह एक चीनी यात्री था। प्यारे साथियों, इस वीडियो में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि वास्को डी गामा था
वो सबसे पहले भारत का खोज किया, भारत में प्रवेश किया। तो वह एक यूरोप वेस्ट सवाल का आंसर था। लेकिन भारत तो यूरोप से, हम लोग का जो दुनिया है, हम लोग कहते हैं त्रेता युग, सत्ययुग, द्वापर युग, कलयुग। हम लोग का जीवन तो जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से है, ठीक है। तो ये लोग तो बच्चे हैं, ये लोग क्या हम लोग को 1498 ईस्वी में खोज करेगा वास्को डी गामा। ये लोग आया था, इसको भारत की जानकारी अब पता चली, अब जाके 1500 ईस्वी के आसपास। लेकिन उससे भी पहले तो भारत था इस दुनिया पर। औरंगजेब लोग भी तो 1000 के आसपास ही आया था। बट हाँ, उससे पहले सेल्यूकस आता था, अरबी लुटेरा आता था। भारत तो हमेशा से है। तो चीन जो है उसका फाहियान करके एक यात्री है, वो 405 ईस्वी पूर्व ईस्वी में भारत आया था। और यह एक बौद्ध भिक्षु थे। अब यह बौद्ध भिक्षु थे तो आए होंगे ज़रूर हमारे बौद्ध जो सिद्धार्थ थे, भारत के वैशाली, बिहार के वैशाली ज़िले में, जिन्होंने अपना ज्ञान की प्राप्ति की थी। उनके धर्म को बहुत उन्होंने प्रचार प्रसार किया। सारे चाइनीज़ को बौद्धिस्ट फॉलो करते हैं, तो अच्छी बात है। बौद्ध भिक्षु थे, आए और यहाँ पे सारा चीज़ का मुआयना किया कि कौन से राजा थे उस वक्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय राजा थे। और फाहियान ने बुद्ध के जीवन से जुड़े कई शहरों को यात्रा की। तो शहर कौन कौन से, तो श्रावस्ती था, सारनाथ था, बोध गया था, वैशाली था, राजगीर था। इन सब चीज़ों का भ्रमण जो है फाहियान, जो कि बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने किया। और ये सभी जो है बुद्ध जी से रिलेटेड जगह है। यहाँ पे बुद्ध जी कुछ ज्ञान प्राप्ति किए गए, उनका जन्म हुआ, इत्यादि चीज़ से उनसे संबंधित है। अब देखिए, फाहियान के वितरण से पता चलता है कि गुप्तकाल के दौरान साम्राज्य के भीतर शांति और सुरक्षा व्याप्त थी। तो फाहियान ने अपना कोई पुस्तक लिखा होगा, उसमें उसने जानकारी दिया कि जब वो आए थे भारत में, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था, तो उस वक्त शांति सुखी भारत में व्याप्त थी। और ये देख रहे हैं सारे जो आपके जगह है, सारनाथ, बोध गया, वैशाली, राजगीर, ये सभी तो आपके बिहार में ही स्थित है। तो हम लोग कितने भाग्यशाली है कि भारत का कभी सबसे सेंटर हुआ करता था बिहार, पाटलिपुत्रा, मुगल। लेकिन आजकल गरीबी स्थिति में है। तो आपके कह लीजिए पॉलिटिकल कमेंट की नीतीश जी, लालू जी इत्यादि लोगों ने जात पात में बांटा, राज किया, चारा खा गए, कोई चरवाहा विद्यालय खोल दिया, इत्यादि चीज़ें करके, मतलब जो अंग्रेज नहीं कर पाता था वो लोग, ये नेता लोग कर रहे हैं। काला धन का मामला इन लोग का बहुत ही है, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने फाहियान के बारे में देख लिया। अब हेंगसान के बारे में देखेंगे। हेंगसान के बारे में कुछ और जानकारी है, आप लोग देख लीजिए। हेंगसान का शासनकाल क्या था, तो 630 ईस्वी में भारत की यात्रा किया था। ये भी एक चीनी यात्री था। और ये भी था, वो कब आया था, 630 ईस्वी में। वहाँ भारत के राजा जो थे यहाँ पे मेन, वो थे आपके हर्ष, ठीक है। हेंगसान राजा हर्ष की विद्वता और बौद्ध धर्म दोनों के संरक्षण से अत्यधिक प्रभावित हुआ। जो हर्ष थे, राजा हर्ष जो थे, वो बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करते थे। तो हेंगसान जो था बहुत खुश हुआ और हर्षवर्धन ने हेंगसान को प्रयाग में आयोजित कुंभ मेले में भी आमंत्रित किया। कुंभ मेला जो आपको लगता है, पता होगा कि 11 साल पे लगता है, बहुत ही हिंदू धर्म का सबसे बेहतरीन मेलों में से एक गिना जाता है कुंभ मेला। तो उसमें भी हर्षवर्धन जी ने हेंगसान को इनवाइट किया, जाओ देखो हर्ष क्या कैसे कुंभ मेला लगता है। और हेंगसान के अनुसार हर्ष के शासन काल में कराधान का बोझ कम था और आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। कराधान का बोझ कम था, इससे आप ये समझ सकते हैं कि होता है ना कि टैक्सेस कम वसूलना, देश में कर्ज तले डूबना, तो सब बोझ नहीं था हर्ष के शासनकाल में। और
कोई भी राजा टैक्स जो वसूलता था तो भू राजस्व उसमें बहुत था। जैसे जो किसान लोग हैं, छोटे छोटे किसान अपने अपने खेती करते थे, उनसे ही टैक्स वसूला जाता था। टैक्स तो हर एक चीज़ से वसूला जाता है, लेकिन जो मुख्य स्रोत था वो भू राजस्व था। तो हेंगसान के बारे में भी आपने जाना। अब कोई भी आपसे सवाल पूछ दे बीएसएससी में कि ये वाला कौन आया, इब्न बतूता कब आया, ठीक है, तो आपको तो पता होना चाहिए। इसलिए अल मसूदी के बारे में भी जानकारी आप लोग देख लीजिए। पहले हमने फाहियान के बारे में देखा, 405 ईस्वी में आया था, बौद्ध भिक्षु था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। हेंगसान जी थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए, 630 ईस्वी में आए। ये भी एक चीनी यात्री थे। अल मसूदी ये था अरबी यात्री। अब यहाँ से उल्टा सीधा शुरू हो गया है। औरंगजेब, बाबर, ये लोग का जो चमचा था, उसके पूर्वज थे, बाप दादा थे, अरबी लुटेरे थे, आ गए। अल मसूदी कब आया? तो 1957 ईस्वी में भारत में यात्रा किया और इसने पुस्तक लिखी। क्या लिखा? तो मरूज अल जवाब में उसने अपनी यात्रा के बारे में बताया। इब्न बतूता के बारे में जान लीजिए। ऑप्शन चौथा था ना इब्न बतूता, तो उसके बारे में भी जानकारी जान लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे छोड़ के ना आए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान आया था इब्न बतूता। यह एक मोरक्कन यात्री था। मोरक्कन आप कह सकते हैं, उधर ही आपके भारत के पश्चिमी की तरफ देश जाइएगा, अरब कंट्री, उसी तरफ का है यह मोरक्कन यात्री। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान आया था। 1333 ईस्वी में भारत आया था। उसने रेहला नामक पुस्तक लिखी। देखिए, लुटेरों को उन्हें आप कह के पुकारना तो शोभा नहीं देता है, ठीक है, इसलिए उसको रे कहेंगे। किस शहर का भारत का युद्ध केंद्र कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। किस शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जबलपुर। जबलपुर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है। आयुध केंद्र CGF यानी कि गन कैरेज फैक्ट्री, ठीक है, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के तहत आयुध निर्माण बोर्ड की एक इकाई है। आयुध निर्माण बोर्ड की एक इकाई है। इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था। जबलपुर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है, आयुध केंद्र के रूप में माना जाता है। कुछ और जानकारी क्या है? तो आयुध निर्माण संगठन जो भारत का है, अपने कॉर्पोरेटिव मुख्यालय आयुध निर्माण बोर्ड कोलकाता के तत्वावधान में 41 आयुध कारखानों का एक समूह है। कोलकाता के तत्वावधान में 41 आयुध कारखाने का एक समूह है। कौन सा? तो आयुध निर्माण संगठन कोऑपरेटिव मुख्यालय आयुध निर्माण बोर्ड कोलकाता के तत्वावधान के 41 आयुध कारखानों का एक समूह है। आयुध कारखाना क्या है? आयुध केंद्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डेंस हब। ऑर्डेंस हब आयुध केंद्र, ठीक है, ऑर्डेंस हब। तो ये जबलपुर है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में है, स्थित है, ओके। और जो इस्टाब्लिश हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था। जबलपुर को ऑर्डिनेंस हब के रूप में जाना जाता है। जबलपुर को आयुध केंद्र के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ा गया था? प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ा गया था? 1763, 1757, 1794, 1741। राइट आंसर है 1757, ठीक है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि 1857 की क्रांति आप जानते हैं, तो इसे 10 नहीं बल्कि 100 वर्ष पूर्व
प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और अंग्रेज के बीच, मतलब यहाँ का जो भी राजा होगा, नवाब सिराजुद्दीन राजा था, सिराजुद्दौला राजा था, उसके बीच और अंग्रेज के बीच में हुआ। मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा हुआ कि अंग्रेजी लोग को मार काट के हटा है। जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है। अंग्रेज़ों ने हम लोग को मुग़लों से तो आज़ादी नहीं दिलवाई, ठीक है। चलिए, लेकिन एक मुसलमान राजा से तो मुक्त किया ना अंग्रेज़ों ने। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि मुसलमान लोग अपना राज्य ले लिया, भारत का, बांग्लादेश ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, यहाँ उसको विशेष सुविधाएं दे दिया जा रहा है। आज भी भारत हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन जो सिस्टम है वो किसका है? तो मुसलमानों का है। सारे लोग मुसलमानों से ही वोट लेना चाहते हैं क्योंकि वो लोग एक है, ठीक है। मुसलमान को खुश करने के लिए जितने सारे पार्टियां हैं, हम इवन बीजेपी, उसको अब मैं बड़ा जिहादी पार्टी बोलने लगा हूँ, वो भी पासमंदा मुसलमानों का वोट लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कोई भी केवल दिखावटी करता है क्योंकि हिंदू रक्षक है, लेकिन हिंदू बीजेपी इसलिए बनता है ताकि उसे वोट लेना पड़ता है। कोई भी अपने तरीके से उसने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं किया, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप कह सकते हैं कि मुसलमानों का सिस्टम है, हिंदू बहुल है, लेकिन सिस्टम किसका चलता है? मुसलमानों का चलता है। अब कोर्ट में कोई अगर पिटीशन दायर होता है ना, तो हिंदू का कोई पिटीशन डाल दो तो कोर्ट वाले रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन वही मुसलमान डाल देंगे तो उसको कोर्ट वाले सुनेंगे। यानी कि न्यायाधीश लोग अपना केवल भाव चमकाने के लिए कि हम सेकुलर है, वो लोग अधर्म का साथ देते हैं, मुसलमानों को पिटीशन को तुरंत सुनवाई करते हैं, और हिंदू कोई डाल दे उसे रिजेक्ट कर देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोर्ट पर निर्णय हुआ कि जो आपके शिलान्यास है, आपके जो शिव जी का उगे हैं, कहाँ पे आए उगे हैं, तो उससे रिलेटेड जो लोअर कोर्ट था, बंगाल का, उत्तर प्रदेश का कोर्ट होगा, उसने कहा कि सर्वे कराओ। अब क्या हुआ, मुसलमानों ने पिटीशन डाला कहाँ पे डाला? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट तैयार बैठा था कि कैसे पिटीशन आया, उसी वक्त रोक लगा दिया गया, जहाँ सर्वे को रोक दिया जाए, ठीक है। और आप देख सकते हैं जैसे कन्हैया लाल का मामला हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो कौन थे आपके, वो जो बीजेपी की जो महिला थी जिन्होंने कुछ कमेंट किया था, उसको ही सारा दोष सौंप दिया। मतलब कोई हत्या हुआ देश में, किसी की गला काट के हत्या कर दी जाती है और उसका दोष उस नारी पे डाल दिया जाता है जो अपने धर्म के लिए। शिव जी पे कोई बुरा कमेंट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कुछ नहीं बोलता, लेकिन अगर मुसलमानों पे कुछ कमेंट कर दीजिए तो सुप्रीम कोर्ट उसको मानने लगेगा। सेकुलर दिखाने के लिए वो लोग, होता है ना, एक राजा था और वो अपना छवि चमकाने के लिए बेटा को ही क्या कह दिया कि बेटे को कुत्तों से कटवा दो, केवल अपना छवि चमकाने के लिए। तो वही होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी हिंदू, लेकिन वो अपने आप को सेकुलर और बड़ा दिलदार घोषित करने के लिए अपने को छोड़ करके दूसरे का गलत का भी साथ दे देते हैं और अपने आप को न्यायाधीश बुलवाते हैं कि हाँ, जो मुसलमान लोगों में विश्वास बना रहे कि कोर्ट हिंदू का समर्थन नहीं करता, इसलिए वो गलत निर्णय दे देते हैं। गलत तो निर्णय देते हैं, ना देते हैं वो बात अलग है, लेकिन फेवरेबल वो अल्पसंख्यकों का करते हैं, मुसलमानों का करते हैं। तो खैर छोड़िए इन सब चीज़ों का, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो भारतीय संविधान की स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए थे? तो भारत का जो भी संविधान है, हम लोग दूसरे के संविधान से चोरी कर लिए, ठीक है। अपना धर्म ग्रंथ को तो कुछ उपयोग किया ही नहीं, चोरी कर लिया अमेरिका के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से, रूस के संविधान से। चलिए जो है अच्छा है। देखिए, तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श किस
देश के संविधान से हम लोगों ने देखा देखी किया, चाहे उससे सीखा। चलिए अच्छे तौर पे ही हम लोग लेते हैं कि दूसरे को संविधान से हमने अच्छे चीज़ें को अपनाया। तो इन तीनों का आदर्श जो है किस देश के संविधान से लिया गया? फ्रांसीसी संविधान, ग्रीक संविधान, रूसी संविधान, अमेरिका संविधान। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रांसीसी संविधान होगा। और देख सकते हैं फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी संविधान से ग्रहण किए गए हैं। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को भी फ्रांसीसी संविधान से अपनाया गया है। अब संविधान की बात आई है तो हम लोग देखेंगे कि रूस के संविधान से हम लोगों ने क्या चुराया, क्या अच्छी चीज़ों को अपनाया। तो मौलिक कर्तव्य को अपनाया, प्रस्तावना में न्याय के आदर्श को अपनाया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अमेरिका के संविधान से हमने क्या चीज़ चुराया? तो मौलिक अधिकार को चुराया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अपनाया, न्यायिक समीक्षा को अपनाया, राष्ट्रपति का महाभियोग के बारे में अपनाया, और उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पद नियुक्ति या फिर च्युति करके जो भी है उसे अपनाया। उपाध्यक्ष का पद के बारे में हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं चुराया, उसे आप लोग अपनाया ही समझिए। थोड़ा हंसी मजाक के लिए बोल दिया जा रहा है, बट उसमें एक तरीके से उदासीता छुपी हुई है जो आपको निकल रहा है सामने। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न किसे कहा जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न किसे कहा जाता है? सारस, मगरमच्छ, बारहसिंगा, से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होगा बारहसिंगा। बारहसिंगा एक प्रकार का जानवर हुआ, उसमें आप कह सकते हैं कि 12 को सिंग मिलते हैं, ठीक है। बारहसिंगा को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न बोला जाता है। अनमोल रत्न को हिंदी में क्या बोलेंगे इंग्लिश में? तो देख लीजिए, इंग्लिश में जो है इसको बोलते हैं नेशनल पार्क, जो है उसको ज्वेल बोला जाता है, ज्वेल। अनमोल रत्न कान्हा नेशनल पार्क को ज्वेल, GEWL, मतलब कि अनमोल रत्न। बारहसिंगा के बारे में देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऐसा पार्क है नेशनल जिससे मध्य प्रदेश में स्थित है, जो उसके बारे में देख लीजिए, ठीक है। ज्वेल कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में एक देखिए एक पार्क है जो कि फेमस है टाइगर रिजर्व के नाम से, ठीक है। और इसको ही बारहसिंगा को ही अनमोल रत्न बोला जाता है। और यहाँ पे की स्पेसिस जो है वो बंगाल टाइगर है कान्हा नेशनल पार्क में। और इस पार्क, ये जो पार्क है वो फेमस है टाइगर रिजर्व के बारे में। और मध्य प्रदेश में जितने सारे पार्क है उसका लिस्ट आपके सामने है। कान्हा नेशनल पार्क जो कि बालाघाट एंड मंडला के जगह पे स्थित है। उसी प्रकार से सतपुरा नेशनल पार्क जो है होशंगाबाद में स्थित है, मध्य प्रदेश का ही है, ठीक है। सारा जितने सारा लिस्ट है ये सभी आपका मध्य प्रदेश के ही नेशनल पार्क है। बेहतरीन पार्क है, बहुत सारे पार्क है, सभी का डिटेल्स आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? अगला क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, सुटेड कहाँ है? तो इसका आप देख लीजिए, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, जिनेवा, न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो है 1919 में, अक्टूबर 1919 में राष्ट्रों की लीग के तहत स्थापित किया गया था। ILO की स्थापना कब किया गया? 1919 में किया गया। कहाँ पे स्थित है इसका हेडक्वार्टर? जिनेवा में। जिनेवा किस देश में पड़ता है? तो ये जो जिनेवा देश है स्विट्जरलैंड में पड़ता है।
गठन हुआ था 11 अप्रैल 1919 को और महानिर्देशक थे गिलबर्ट एफ होंगवो। पुरस्कार क्या मिला है? तो नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार। यूनेस्को पेरिस के बारे में आप लोग देख लीजिए। तो इसमें कुल कितने देश है? तो संयुक्त राष्ट्र के 193 देश है, जिसमें 186 और कुल द्वीप समूह है। ठीक है, देखिए अब जो जिनेवा तो मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, लेकिन ये जो है कुल 40 देशों में इसका जो भी ऑफिस है वो कार्यरत है। 107 देशों में इसका स्थापना किया गया है। क्वार्टर होता है ना, जैसे आप लोग देखते होंगे मेन ब्रांच, अलग अलग ब्रांच, तो 40 क्षेत्रीय देशों में कार्यरत है। 107 देशों में लगभग 1381 कर्मचारी जो है ILO संगठन में कार्यरत है। उसे चलाने के लिए इतने लोग 1381 लोग कार्यरत है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। देखिए संसदात्मक शासन व्यवस्था जो होता है, मंत्रिमंडलों की अध्यक्षता करने का सबसे मेन पावर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। अब जो भी जानकारी है वो देख लीजिए। PM जो होता है किसी भी सदस्य का मेंबर होता है। राज्यसभा ले लीजिए, लोकसभा ले लीजिए, उसका वो मेंबर है। उस प्राइम मिनिस्टर को जब मन आना होगा लोकसभा भी आ सकते हैं, अपना भाषण देंगे, राज्यसभा भी जा सकते हैं। उनको हर एक जगह छूट है, उनको हर एक जगह का मेंबर माना जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अगर कोई भी संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी डिसीजन लेना है, उसका बैठक करना है, तो उसका अध्यक्ष जो होगा प्राइम मिनिस्टर होगा। उसके अनुपस्थिति में बैठ के उप प्रधानमंत्री या वरिष्ठतम मंत्री द्वारा की जाती है। जब प्राइम मिनिस्टर कहीं पे विदेश यात्रा पे कर रहे हो तो ऐसे में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई वरिष्ठ अगर मिनिस्टर है उनके द्वारा अध्यक्ष का कार्य देखरेख कर दिया जाता है। तो ये सब आपको जानकारी मिल चुका है। एक बार फिर से देख लीजिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद का गठन होता है। भारतीय संसद का गठन होता है लोकसभा राज्यसभा द्वारा, लोकसभा राष्ट्रपति, राज्यसभा द्वारा केवल राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा द्वारा केवल राष्ट्रपति, राज्यसभा तीनों द्वारा होता है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों द्वारा भारतीय संसद का गठन किया जाता है। लोकसभा राज्यसभा तो के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये आपके संसद भवन है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति को जोड़ दीजिए। ये सारे लोग मिल करके भारतीय संसद का गठन करते हैं। अब भारतीय संसद के गठन में राष्ट्रपति एवं 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। अब देख लीजिए क्या है बताया गया है। तो राज्यसभा को राज्य परिषद और लोकसभा को लोकसभा के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा को राज्य परिषद, लोकसभा को लोकसभा के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक सदन को अपनी पिछली बैठक के 6 महीने के भीतर बैठक करना जरूरी होता है। हर एक 6 महीना पर बैठक जरूर होना है। कुछ मामलों में दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठकें हो सकती है। कोई भी सीरियस मैटर आ गया ना तो राज्यसभा लोकसभा के सारे मेंबर को एक साथ बैठ करके बैठक करना पड़ता है। राष्ट्रपति भारत का सांकेतिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो सांकेतिक रूप से प्रमुख होते हैं, परंतु जो सारे कार्य जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो कौन सी फसल को सुनहरा रेशा पोल के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोल्डन फाइबर किस फसल को जानते हैं के नाम से हम लोग जानते हैं? गोल्डन फाइबर। जूट, भांग, प्राकृतिक रेशम, कपास। राइट आंसर क्या होगा? तो होगा जूट। जूट को ही गोल्डन फाइबर बोलते हैं, यानी कि
सुनहरा रेशा। अब आप कहिएगा कि गोल्डन को क्या बोलते हैं, तो गोल्डन को हिंदी में बोलते हैं सोना तो बोलते हैं, लेकिन सुनहरा बोलते हैं। अब क्या है, जूट के बारे में जानकारी देख लीजिए। जूट को सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। ये जो फसल है बाढ़ के मैदानों, जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ पे हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा रहती है। जहाँ पे मिट्टी जो है, बारिश आता है ना तो अपने साथ मिट्टी को ले जाता है, ठीक है। आप अपना दूरे जो आपका जो फील्ड है, घर के आगे जो स्थान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्रामीण भाषा में, दूरा। तो दूरा पे आप लोग देखते होंगे बरसात के मौसम में आपका जो मिट्टी है पानी के साथ साथ कट के दब जाता है। तो इत्यादि चीज़ आप लोग समझ सकते हैं कि जो मैदानी भाग है वहाँ पे भी बाढ़ आती है तो नई मिट्टी जमा हो जाती है, और मिट्टी को वो लोग खडोर करके कम भी कर देते हैं, और दूसरे जगह का मिट्टी दूसरे जगह भी आ जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी होता है, लेकिन उसे बोला जा रहा है उर्वरक मिट्टी, उर्वरक खूब उपजाऊ वाला मिट्टी, उर्वरक। तो यहाँ पे जूट का सुनहरा रेशा जो होता है वो निर्माण किया जाता है, उगाया जाता है। अब वृद्धि के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान जो होता है वो बहुत होना चाहिए। जूट का वो सुनहरा रेशा के रूप में जानते हैं। तो जूट को उपजाने के लिए अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। और जूट किस किस राज्यों में उत्पादक देश है, राज्य में उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, मेघालय इत्यादि राज्य जो है फेमस यहाँ पे प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। जूट का उपयोग बोरी, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन आदि बनाने में किया जाता है। तो जूट क्या होता है वो भी पता चल गया। हम लोग चटाई बनाते हैं जूट की सहायता से, हम लोग बोरा बनाते हैं जिसमें खाद हो, आलू हो इत्यादि चीज़ें हो, जूट की सहायता से। अब हम लोग बना सकते हैं रस्सी, वो भी जूट की सहायता से। सूत बनाते हैं, कालीन बनाते हैं, ये सभी चीज़ बनाया जाता है जूट की सहायता से। तो कितना महत्वपूर्ण है जूट, और कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है देख लिया आपने, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये सभी जूट का उत्पादक प्रमुख राज्य है। भारत की प्रमुख रेशे वाली फसलें, सबसे पहला जूट, सेकेंड है कपास, थर्ड है भांग, फोर्थ है प्राकृतिक रेशम। उसका उपयोग सबसे कम के रूप में आप कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रेशे वाले फसलें जो है प्राकृतिक रेशम भी आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है, आप कहिएगा कि कितना क्वेश्चन आप ले जाइए, 20 क्वेश्चन देखेंगे जनरल स्टडीज़ का, ठीक है। अब वीडियो समाप्ति होगा, बने रहिएगा। भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, संगठन, स्पोर्ट्स क्लब। राइट आंसर क्या होगा? विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय ट्रॉफी प्रदान किया जाता है। विश्वविद्यालय को अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्रदान किया जाता है कब? तो जब एक प्रतियोगिता होती है खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों को यह सम्मान प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। पुरस्कार जो है भारत सरकार की शिक्षा मंत्री द्वारा 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो देखिए शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री 1956 में जाकिर हुसैन था, ठीक है। फिर वो भारत के बन गए सेकेंड प्राइम मिनिस्टर, नहीं प्रेसिडेंट बने, थर्ड प्रेसिडेंट बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद जाकिर हुसैन जी। तो वही शिक्षा मंत्री जो रहेंगे वो लोग तो विश्वविद्यालय में वो अपने ही अबुल कलाम मियाँ भाईजान वाले नाम से ट्रॉफी का नाम रख दिए, ठीक है। समझ में आ गया सारी बात? सब क्या है, हर साल 4 विश्वविद्यालयों को ट्रॉफी के लिए नामांकित किया जाता है और विजेता का फैसला भारत सरकार द्वारा किया जाता है। दूसरे और तीसरे विजेता भी नकद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। वर्ष 2020 में पंजाब विश्वविद्यालय को अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्रदान किया गया था। तो अब कब प्रदान किया जाएगा? हर एक साल प्रदान किया जाता है, तो लेटेस्ट तो नहीं बताया गया है,
पर आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, आप लोग एक बार फिर देख लीजिए। भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ट्रॉफी प्रदान किया तो किस लिए किया जाता है? तो विश्वविद्यालय को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को, राजेंद्र सिंह के लिए रामदेव मिश्रा, बाबा आसमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह को जाना जाता है वाटरमैन के रूप में जाना जाता है। वाटरमैन के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है प्यारे साथियों? तो देख लीजिए, उन्होंने पारंपरिक जल संरक्षण प्रौद्योगिकियों की जानकारी प्रसारित करके राजस्थान में पानी की कमी की समस्या का समाधान किया था। पंजाब, राजस्थान में पता ही है रेगिस्तान है, थार स्थल है, वहाँ पे समस्याएं होती थी पानी की। तो उन्होंने क्या किया? तो वो पानी की समस्याओं को उन्होंने दूर किया, इसलिए उन्हें वाटरमैन का संज्ञा दे दिया गया। अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो जल व्यक्ति को संज्ञा दे दिया गया राजेंद्र सिंह को। लेकिन हमारे जो जल देव है, ठीक है, जल जो हम लोग पीते हैं वो वरुण देवता जो होते हैं, वरुण देवता, हाँ, वरुण देवता जो होते हैं उनका ही जल हम लोग पीते हैं। जैसे धरती माँ, हम लोग तो हर एक चीज़ों में भगवान मानते हैं, तो जल जो है उन्हें हम लोग, शायद अगर मैं गलत ना हूँ तो वरुण देवता के रूप में हम लोग उन्हें मानते हैं। तो वरुण देवता से ही हम लोग को जल मिलता है। तो हम लोग के लिए वाटरमैन कौन हुए? वरुण देवता हुए। लेकिन किताब में कौन हो गए? तो राजेंद्र सिंह हो गए। क्यों हुए? तो उन्होंने राजस्थान में पानी की कमी की समस्या है उनको समाधान किया गया था। 1984 में डिटेल्स है, देख लीजिए। उन्होंने करीब 3000 जोहार में पुनरुद्धार की मदद की। 650 गांवों में जल को उन्होंने पहुंचाया और भूजल का जो स्तर है 6 मीटर तक की वृद्धि उन्होंने करवाया। वनों की कटाई और खनन गतिविधियों से नष्ट हुए वन क्षेत्र में 33% की वृद्धि हुई। अगर जल आएगा तो वन या फिर हरियाली भी आएगी। 5 मौसमी नदी अब प्राकृतिक 12 मासी है। अरवरी नदी एक प्रसिद्ध उदाहरण है। अब उन्होंने क्या किया? तो मान लीजिए कि एक जो सतलज नदी जाती थी वहाँ से एक बना दिया गया, होता है ना, नहर इत्यादि चीज़ बना दिया गया, जिससे राजस्थान में जल की कमी को पूर्ति किया गया और उपजाऊ क्षेत्र बना दिया गया। अब क्या है, वन क्षेत्र में 33% की वृद्धि आई, ठीक है, और भू का जो जल स्तर है 6 मीटर तक ऊपर आया। ज़मीन के अंदर का जो जल स्तर है 6 मीटर तक ऊपर उन्होंने लाया। अब क्या है, तो उन्हें इन्हीं कारणों के लिए भारत के वाटरमैन के रूप में जाना जाता है। और भी जानकारी है, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जो कि ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन 1 में, उनके बारे में देख लीजिए। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपको आंदोलन के नेताओं में से एक थे। उन्होंने हिमालय के वन संरक्षणों के लिए लड़ाई लड़ी थी। और चिपको आंदोलन क्या होता है कि पेड़ की कटाई को रोकने के लिए क्या करते थे वो लोग? तो पेड़ को गले लगा करके खड़े हो जाते थे। तो पेड़ का महत्व इतना बड़ा है, इसलिए हम लोग पेड़ की भी पूजा करते हैं और वृक्षों में श्रेष्ठ हम लोग पीपल को मानते हैं। तो ये सब चीज़ जो आपको जानना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में पढ़ लीजिए। अब हम लोग बाबा आमटे जी के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि ऑप्शन 4 नंबर में इनका नाम दिया गया था। तो ये कौन व्यक्ति है? तो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो विशेष रूप से कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए, उनके काम के लिए जाने जाते हैं। जो कुष्ठ रोग से पीड़ित जो व्यक्ति थे उनको वो आवास दिलवाते थे, उनको सशक्त करते थे। तो बाबा आमटे जी भी बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे और इन्हें इनके कार्य के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। आप भी इन्हें मन ही मन सम्मान करिए। 1971 में पद्मश्री इन्हें मिला। 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। 1973 में आमटे ने गढ़चिरौली जिले में
माडिया गोड आदिवासी लोगों के लिए काम करने के लिए लोक बिरादरी प्रकल्प की स्थापना की। और 1885 में मैग्सेसे पुरस्कार, 1988 में मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यूनाइटेड नेशन से भी उन्होंने प्राइज को प्राप्त किया 1988 में। तो ये थे हमारे बाबा आमटे जी, सामाजिक कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों 19वां नंबर देख लीजिए। पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? इंटरनेशनल जस्टिफिकेशन कोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, स्थित है? जिनेवा, हेग, न्यूयॉर्क, लंदन। न्यूयॉर्क होगा, क्या होगा? हेग होगा, हेग होगा। हेग क्यों होगा? तो आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से एक है। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस में है। नीदरलैंड, इंग्लैंड इत्यादि चीज़ों को मिलाकर के बोला जाता है ब्रिटेन। एक चीज़ आपको पता चला? बिल्कुल पता चला। तो देखिए नीदरलैंड ब्रिटेन का ही एक पार्ट हुआ, तो उस वहाँ पे ही एक मुख्यालय है द हेग, वहाँ पे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ स्थित है। ठीक है, मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग में स्थित है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात आई है तो उसका सारा हिस्ट्री देखेंगे हम लोग, कब हुआ है उनका। तो 1945 ईस्वी में स्थापित किया गया चार्टर द्वारा। किसके द्वारा? चार्टर द्वारा। 1946 में तब काम शुरू किया गया जब इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थायी न्यायालय को बदल दिया गया, और 1922 में पीस पैलेस में कार्य कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य स्वतः ही न्यायालय के सदस्य हैं। ठीक है, अब देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है तो संयुक्त राष्ट्र में बहुत सारे देश हैं। कितने देश हैं? तो 193 मेंबर है, कंट्रीज है। तो वो लोग स्वतः इस देश के सदस्य बन गए, उन्हें कोई अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में जो देश शामिल थे उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शामिल कर दिया गया। वही राष्ट्रों जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं थे वो अनुच्छेद 93 प्रक्रिया की सहायता से न्यायालय के पक्षकार बन गए। जिन्हें मन किया कि हम भी इसमें जुड़े तो वो अनुच्छेद 93 की सहायता लिया और वो लोग अप्लाई किए और बन गए। ICJ का मुख्यालय कार्य पक्षों द्वारा प्रस्तुत विवादों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार निपटाया जाता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए जम्मू कश्मीर को क्या किया गया? नेहरू जी ने, यह देश का पर्सनल पार्ट था, उसे उन्होंने UN में ले गए। तो अब इसका जो भी रूल रेगुलेशन होगा वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट करेगा। UN तो लड़वाता ही लोगों में। तो ये सब चीज़ें हैं। जो भी जानकारी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके चार्टर के अनुसार ICJ के निर्माण को लागू कर सकती है। हालांकि UNSC के स्थायी सदस्य ऐसे किसी भी फैसले के खिलाफ वीटो कर सकते हैं। ICJ को आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। तो ये सभी जानकारी मैंने आपको दिया। अब देखिए, अब ये जो आपके अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसमें कोई भी सदस्य है अपना फैसला अगर होगा तो उसमें वीटो कर सकता है। ओके, तो वीटो करने का अधिकार 3-4 देश ही है, जैसे चाइना हो गया, ठीक है, रूस हो गया, अमेरिका हो गया। तो ये लोग ही वीटो का गलत उपयोग करते हैं। कोई भी देश हित, समाज हित, विश्व हित में कोई भी चीज़ें को लोग समर्थन करते हैं तो कोई होता है चाइना सरगना है जो कि पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित होने से बार बार वीटो करके रोक दे रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। ICJ की आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी है। तो अब मेन क्वेश्चन से आप भटकिए मत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग में स्थित है। हेग कहाँ पे है? तो नीदरलैंड में स्थित है, पीस पैलेस में है। मुख्यालय द हेग पीस पैलेस में स्थित है।
अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है? प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? चिदम्बरम, कन्याकुमारी, हम्पी, मामल्लापुरम। राइट आंसर होगा हम्पी। हम्पी में ये जो आपके मंदिर है, कौन से मंदिर है, तो विश्व धरोहर प्रसिद्ध यूनेस्को में शामिल है। कौन मंदिर, तो विरूपाक्ष मंदिर। ये जो है हम्पी में स्थित है और इस मंदिर का दर्शन भी कर लीजिए। बहुत ही प्यारा पुराना स्ट्रक्चर, बहुत ही सुहावना आपके सामने है विरूपाक्ष मंदिर, जो कि कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। इसे संस्कृति विरासत के तहत 1986 में यूनेस्को की प्रसिद्ध धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। 1986 में यूनेस्को ने प्रसिद्ध धरोहर स्थल के लिए घोषित कर दिया गया है। सांस्कृतिक विरासत है ये मंदिर, ठीक है। और ये बात जान लीजिए, साउथ इंडिया में था, वरना अगर ये मंदिर हमारा नॉर्थ इंडिया में रहता, आक्रमणकारी जो है मुगल आक्रांता, वो लोग इसे तोड़ ताड़ देते। तो मंदिर जो हमारे थे वो नॉर्थ में कोई कम नहीं था, साउथ से बहुत अधिक थे, लेकिन इन्होंने तोड़ा, हिंदुओं को कन्वर्ट किया, मुसलमान बनाया, बहुत सी चीज़ें किए, लेकिन साउथ में चूँकि वो लोग उतना नहीं जा पाए, इत्यादि चीज़ ये धरोहर आपके सामने है, इसीलिए इसका आप दर्शन कर पा रहे हैं। प्यारे साथियों, हम्पी के बारे में देख लीजिए। अब पंपा क्षेत्र किष्किंधा क्षेत्र है। किष्किंधा आपने देखा होगा। किष्किंधा के राजकुमार कौन थे, तो अंगद थे, बालिद थे, और किष्किंधा के राजनरेश तो सुग्रीव थे। तो वो जो रामायण में आपने देखा, तो ये कर्नाटक में पड़ा, ठीक है। उस वक्त जंगल हुआ करता था। अब देखिए, विजयनगर सम्राट जो 14वीं शताब्दी की राजधानी है, और यह कर्नाटक की बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। हम्पी में प्रसिद्ध मंदिर विरूपाक्ष मंदिर, कृष्ण मंदिर, अच्युत राय मंदिर, विट्ठल मंदिर, हेमकूट पहाड़ी स्मारक और हजाराराम मंदिर है। बहुत ही बेहतरीन जगह है हम्पी। एक बार हम लोग को अगर भगवान पैसे देते हैं, योग्य बनाते हैं, तो यहाँ पे जा कर के हम लोग दर्शन जरूर करेंगे। इतने सारे बेहतरीन मंदिर है और सांस्कृतिक विरासत है, तो हम लोग को दर्शन जरूर करना चाहिए। किस मंदिर का, तो विरूपाक्ष मंदिर का। और हम्पी में स्थित जितने सारे कर्नाटक में स्थित मंदिर है, विरूपाक्ष, कृष्ण मंदिर, अच्युत राय मंदिर, विट्ठल मंदिर, हेमकूट पहाड़ी स्मारक इत्यादि चीज़ों का हम लोग को दर्शन करना चाहिए। अब देखिए, सौर मंदिर के बारे में जान लीजिए। अब ये नहीं है कि आपसे केवल यही विरूपाक्ष मंदिर के बारे में ही पूछे, आपसे पूछ दे जो भी आप सौर मंदिर के बारे में आपसे पूछ दे, तो आप क्या बताइएगा? तो आपके सामने जानकारी है। तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1984 में इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया था। और इसके निर्माता जो थे, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। कौन मंदिर? सौर मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर जिसका निर्माण जो हुआ था 1010 ईस्वी में हुआ था, और यह तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है, तंजौर जगह पर स्थित है। यह मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैलियों पर आधारित है। इसका निर्माण चोल वंश के राजा चोल प्रथम ने किए थे। अब देखिए, करवाए थे, किए थे, बात वही हुआ। लिंगराज मंदिर। अब देखिए, लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी का मंदिर है, भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। यह नागर शैली के मंदिर वास्तुकला पर आधारित है। यह कलिंग राजवंश की संरक्षक वास्तुकला थी। इसे राजा ययाति केसरी ने बनवाए थे।
ठीक है। तो लिंगराज मंदिर के बारे में भी आपने जानकारी देखा। उड़ीसा में स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। नागर शैली के मंदिर वास्तुकला पर आधारित है। कलिंग के राजवंश की संरक्षण वास्तुकला थे। तो इन्होंने लिंगराज मंदिर को बनाए। और किन्होंने बनाया? तो राजा अयाती केसरी जी ने इन्हें लिंगराज मंदिर को बनाया। प्यारे साथियों, एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूंगा। आजकल क्या हो चुका है, तो एक चीज़ों को बहुत अर्थ निकाल लिया करते हैं। जैसे एक आपके रामचरितमानस पर विवाद स्वामी प्रसाद मौर्य करता है, जो अपने आप को बौद्ध मानने लगा है, तो इसलिए वो हिंदुओं का अपमान करता है। उसमें बोलता है कि रामचरितमानस में दिया गया है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तो बोलता है कि तारन के अधिकारी रामचरितमानस में तुलसीदास ने कर दिया, इसका मतलब है कि उसको पीटो। लेकिन उसका अर्थ एक और है। तारन करना मतलब उसे सिखाओ, उसको ज्ञान दो, उसको समझाओ, ये मामला है। ठीक है, तो तारन का दो अर्थ निकल गया। इसलिए आजकल के जो मुसलमान हैं, मुसलमान के जो राक्षस है, वो क्या करते हैं, हम लोग शिवलिंग को पूजते हैं। वो लोग क्या करते हैं, भगवान ना करे माफ़ कीजिएगा, वो लोग कहते हैं कि तुम प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हो। गाली देने का मन कर रहा है यार। लिंग का मतलब हुआ एक ऐसा आकृति जो कि एक बहुत ही बेहतरीन इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आकृति से लिया गया है। ठीक है, लिंग का मतलब ये होता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, परंतु लिंग का अर्थ उस तरफ मत जाइएगा। लिंग का अर्थ कुछ और ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवलिंग है, उस प्रकार से लिंगराज मंदिर है। इतना महिमा है कि मत पूछिए। यहाँ भी आप लोग ज़रूर जाइए, भविष्य में आपको जॉब पाते हैं तो आशा करता हूँ प्यारे साथियों, आपको हमने 20 क्वेश्चन बताया। और जो भी समय जो है 1 घंटा प्लस हो गया है। अगले वीडियो से हम लोग आधे घंटे में इसे निपटाने का प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूँ प्यारे साथियों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी प्यारे साथी, आपके दोस्त चाहते हैं बीएससीसी का तैयारी करना, उनको भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।